हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, गद्यांश पढ़ना है और 1 से 4 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला है कि दलित लेखकों ने भारतीय समाज में दलितों की पराधीन स्थिति और मुक्ति का माध्यम किसे बनाया है। तो ऑप्शन ए अपने बढ़ते प्रभाव को, ऑप्शन बी अपने साहित्य को, अपने ऑप्शन सी अपने अनुभव को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में दलित लेखन का उभार 90 के दशक में हुआ। दलित लेखकों ने अपने आत्मबोध और अनुभव को अपने लेखन का आधार बनाया। जैसे जैसे हिंदी साहित्य में इन लेखकों का प्रभाव बढ़ा, उन्होंने अपने साहित्य को भारतीय समाज में अपनी पराधीन स्थिति से मुक्ति का माध्यम बनाया। कितने कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें क्या है? अपने साहित्य। ठीक है, अपने साहित्य को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपने साहित्य को। ठीक है, दलित लेखकों ने भारतीय समाज में दलितों की पराधीन स्थिति और मुक्ति का माध्यम किसे बनाया? तो अपने साहित्य को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है कि दलित साहित्य और हिंदी ललित साहित्य में काफी समानता है। ऑप्शन बी है दलित विमर्श के अंतर्गत इन लेखकों ने अपने साहित्य की विशिष्टता को व्यक्त किया। ऑप्शन सी है दलित लेखकों के साहित्य उनके आत्मबोध और अनुभव पर आधारित होते हैं। ऑप्शन डी है दलित साहित्य से ही हिंदी साहित्य के प्रारंभ से ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। तो हमको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हिंदी साहित्य में इन लेखकों का प्रभाव बढ़ा, उन्होंने अपने साहित्य को भारतीय समाज में अपनी पराधीन स्थिति से मुक्ति का माध्यम बनाया। दलित साहित्य हिंदी के ललित साहित्य से एकदम भिन्न है। ठीक है, ललित साहित्य से एकदम भिन्न में उसमें दलित समाज के जीवन का उस यथार्थ के त्रासद अनुभव, यातना और पीड़ा तथा उससे उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति है। दलित लेखकों ने अपने साहित्य की विशेषता का व्यक्त करने के लिए नए सौंदर्य शास्त्र का भी निर्माण किया। ठीक है, निर्माण किया है। साथ ही वे अपने लेखन में अतीत, वर्तमान और भविष्य की नई चिंताओं और चेतनाओं भी व्यक्त कर रहे हैं, जिससे दलित विमर्श एक देश भर में है और वे एक समान यातना, गुलामी और दमन के शिकार है। इसलिए उनका अनुभव भी एक तरफ का है और उनका साहित्य में भी एक समानता है। तो हमारा कौन सा इसमें कथन सही होगा? दलित लेखकों ने साहित्य उनके आत्मबोध और अनुभव पर आधारित है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे लिखा था कि उनका कहाँ पे है? अनुभव पे आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे कि दलित लेखकों ने अपने आत्मबोध और अनुभव से अपने लेखन का आधार बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है देश भर में दलितों को समान यातना, गुलामी और दमन का अनुभव है, इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या हुए? तो ऑप्शन ए दलित विमर्श एक अखिल भारतीय प्रवृत्ति बन गई। ऑप्शन बी है देश भर में दलित साहित्य में समानताएं हैं और ऑप्शन सी है देश भर में दलितों के अनुभव एक जैसे हैं और ऑप्शन डी है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि यहाँ पे कि दलित विमर्श एक अखिल भारतीय प्रवृत्ति बन गई है, ये क्या है? ये भी है। फिर देश भर में दलित साहित्य में समानताएं हैं, ठीक है, ये भी है। देश भर में दलितों के अनुभव एक जैसे हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सभी सही होगा। ठीक है, अगला है कि उसमें दलित समाज के जीवन का उस यथार्थ के त्रासद अनुभव, यातना और पीड़ा तथा उसके उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इस वाक्य में उसमें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे उसमें का जो उसमें है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसमें दलित समाज के जीवन का उस यथार्थ के त्रासद अनुभव, यातना और पीड़ा तथा उससे उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति। उसमें यहाँ पे किस लिए प्रयोग हुआ है? तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है हमारा किसके लिए? भारतीय समाज के लिए। किसके लिए? तो ये भारतीय समाज के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय समाज में दलितों की के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का सही अर्थ है।
8 बार नौ त्योहार लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है तो ऑप्शन है अलगाव की स्थिति। ऑप्शन बी है हर हालत में से जैसा विरक्त। ऑप्शन सी है विपरीत कार्य करना और ऑप्शन डी है मौज मस्ती का जीवन। तो 8 बार नौ त्योहार इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा कि मौज मस्ती का जीवन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि हवा के घोड़े पर सवार होना। हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताना है तो ऑप्शन ए है आने जाने की जल्दी मचाना। ऑप्शन बी है वायु से यात्रा करना। ऑप्शन सी है टाल मटोल करना और ऑप्शन डी है परेशान होना। तो हवा के घोड़े पर सवार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आने जाने की जल्दी मचाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अभी अभी सोनी सो गई वाक्य में कौन सा काल है? अभी अभी सोनी सो गई वाक्य में कौन सा काल है हमको बताना है। तो ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल और ऑप्शन डी है संदिग्ध वर्तमान काल। तो अभी अभी सोनी सो गई इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में होगा कौन सा? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया की व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं बताना है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। तो अर्थ के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पे क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है रीतिवाचक। तो अर्थ के आधार पे क्रिया के कितने भेद हो गए? तो अर्थ के आधार पे क्रिया के 4 भेद है। अगला है सुधीर पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है इस वाक्य में किस प्रकार का अव्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, सुधीर पढ़ने में तेज है क्योंकि वह परिश्रम करता है इस वाक्य में किस प्रकार का अव्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक और ऑप्शन डी है विस्मय आदि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ये होगा समुच्चय बोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं बोधक है? ठीक है, ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी ए ऐ और ऑप्शन डी है उ। तो कौन सा इसमें संयुक्त स्वर नहीं है वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी उ। क्या है ये? संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जो दो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जो दो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ए ऐ ओ और औ, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त स्वर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ग के अक्षरों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के अक्षरों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ट वर्ग, ऑप्शन बी है च वर्ग, ऑप्शन सी है त वर्ग और ऑप्शन डी है प वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग के अंतर्गत च वर्ग के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, च वर्ग में क्या आता है, च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है, ये सब क्या है, सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अघोष व्यंजन की पहचान कीजिए। ठीक है, अघोष व्यंजन बताना है किसमें से अघोष व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है थ, ऑप्शन बी है ध, ऑप्शन सी है म और ऑप्शन डी है ज। तो इसमें हमको बताना है कि क्या है, कि अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन इसमें से कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, थ क्या है, अघोष व्यंजन है। ठीक है, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो पंचवर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, वाक्य, यह वाक्य किस प्रकार का है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य किस प्रकार का है बताना है। तो ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है विधि सूचक वाक्य। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा, किस प्रकार का ये वाक्य है, तो ये क्या है, ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, श्री कामता प्रसाद गुरु द्वारा विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं। तो ऑप्शन ए फारसी से, ऑप्शन बी है संस्कृत से, ऑप्शन सी है तेलुगु से और ऑप्शन डी अंग्रेजी से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, तो ये है अंग्रेजी से। ठीक है, अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन बी है हवन सामग्री जल गयो, ऑप्शन सी है मैंने तुमको कितना समझाया और ऑप्शन डी है आंखों से आंसू निकल पड़ी। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैंने तुमको कितना समझाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया, कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है, कृष्ण के अनेकों नाम है, यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम है। ठीक है, अगर इसका शुद्ध बनाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अनेक नाम होगा। फिर यहाँ पे है कि हवन सामग्री जल गयो, यहाँ पे गयो नहीं होगा, गई होगा, हवन सामग्री जल गई। आंखों से आंसू निकल पड़ी, ये इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा आंखों से आंसू निकल पड़े, पड़ी नहीं होगा, पड़े होगा, अगर इसका शुद्ध रूप बनाना हो तो। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, सॉरी, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें हमको बताना है कि कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थीगण, ऑप्शन बी है अध्यात्म, ऑप्शन सी है सन्यासी और ऑप्शन डी है पश्चाताप। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य है पश्चाताप। क्या है, ये शुद्ध है। ठीक है, विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है, तो विद्यार्थी शुद्ध रूप से विद्यार्थी गण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अध्यात्म क्या लिखा, अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, इसका शुद्ध रूप अध्यात्म होगा। और ये सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हो। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है,
अशुद्ध शब्द बताना है तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है श्रीयुत, ऑप्शन सी है भाग्यवान और ऑप्शन डी है पृथक। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध है हमारा भाग्यवान। क्या है ये? अशुद्ध है। ठीक है, भाग्यवान कैसे लिखा जाता है? तो ये होगा भाग्यवान, ऐसे ये शुद्ध रूप से है इसका। अगला है निम्नलिखित शब्द में से संज्ञा अलग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में से संज्ञा आपको बताना है कि कौन इसमें संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है पैतृक, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है उपेक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें संज्ञा कौन सी है? तो इसमें संज्ञा है उपेक्षा। क्या है ये? संज्ञा है। और बाकी सब क्या है? अग्नि है, पृथक और यौगिक, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ठीक है, अगला है रचना की दृष्टि से शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। तो रचना की दृष्टि से शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो ये है 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन कौन से? तो पहला है रूढ़ स, दूसरा है यौगिक, रूढ़ को हम क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है शब्दों को। अगला है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है कि इसमें से तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन है आयुष, ऑप्शन बी जजमान, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है तलवार। ठीक है, तो इसमें तद्भव हमको बताना है कि तद्भव कौन नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। क्या है ये? तद्भव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा यमुना, यमुना का होगा तद्भव जमुना। ठीक है, आयुष का क्या होगा? तो आयुष का तत्सम होगा आदेश। ठीक है, जजमान का क्या होगा? तो यजमान होगा। और तलवार का क्या होगा? तलवार का तरवारी होगा। ये क्या है? इसका तत्सम रूप है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हम आपसे सहमत हैं का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? हम आपसे सहमत हैं का अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो ऑप्शन ए है आई एग्री यू, ऑप्शन बी है आई एग्री विथ यू, ऑप्शन सी है वी एग्री टू यू और ऑप्शन डी है आई एग्री टू यू। तो हम सहमत हैं, क्या इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा कि आई एग्री विथ यू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर। तो ऑप्शन ए स्पष्ट किया जाता है, ऑप्शन बी स्पष्टीकरण मांगा जाता है, ऑप्शन सी स्पष्ट करें और ऑप्शन डी स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है। तो इसका कौन सा हिंदी अनुवाद सही होगा? तो ये होगा कि स्पष्टीकरण मांगा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन ए है रति, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है विस्मय और ऑप्शन डी है उत्साह। तो श्रृंगार रस का क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है चिड़िया का तत्सम क्या होगा? ठीक है, चिड़िया का तत्सम क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए चौड़क, ऑप्शन बी है चित्रक, ऑप्शन सी है चटिका और ऑप्शन डी है पक्षी। तो चिड़िया का तत्सम क्या होगा? तो चिड़िया का तत्सम होगा चटिका। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चिड़िया का क्या है? तो चटिका होगा। ठीक है, चित्रक किसका है? तो चित्रक ये किसका है? तो ये चीता का है। ठीक है, और चणक क्या है? तो चणक ये चना का तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रभंजन किसका पर्याय है? प्रभंजन किसका पर्याय है? तो ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है यमराज और ऑप्शन डी है सोना। तो प्रभंजन किसका पर्याय है? तो प्रभंजन पवन का पर्याय है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है आयोजन का सही विलोम क्या होगा? आयोजन का सही विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए बर्बाद, ऑप्शन बी है विसर्जन, ऑप्शन सी है संयोजन और ऑप्शन डी है वियोजन।
तो आयोजन का सही विलोम क्या होगा? तो आयोजन का सही विलोम होगा वियोजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो डी सही होगा। विसर्जन का विलोम क्या होता है? तो विसर्जन का होगा हमारा आवाहन। आवाहन। ठीक है। बर्बाद का बर्बाद का बर्बाद का होगा आबाद। ठीक है। अगला है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी प्रति उत्पन्नमति और ऑप्शन डी प्रगल्भ। तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे हम क्या कहते हैं? तो जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे हम प्रत्युन्मति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, संध्या के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? ठीक है, संध्या के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बयालु, ऑप्शन बी है हरावल, ऑप्शन सी है सदावर्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संध्या के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए बयालु सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, विरं विरंची किसका पर्यायवाची है? विरंची किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है महेश और ऑप्शन डी है इंद्र। ठीक है, तो विरंची किसका पर्याय है? तो विरंची होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए किसका? ब्रह्मा का पर्याय होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, डामर डाबर का सही अर्थ होगा। डामर डाबर का सही अर्थ होगा, इसको हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए पाखंडी रक्षक, ऑप्शन बी है तारकोल गड्ढा, ऑप्शन सी है पाखंडी गड्ढा और ऑप्शन डी है तरकस संतुष्टि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो डामर मतलब क्या होता है? डामर मतलब गड्ढा होता है। ठीक है, डामर मतलब क्या होता है? तारकोल। डाबर मतलब तारकोल होता है और डाबर मतलब होता है क्या? गड्ढा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, देव देव पित्त का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देव और पित्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन ए देव प्लस अर्पित, ऑप्शन सी है दैव प्लस अर्पित, ऑप्शन बी है देव प्लस अर्पित और ऑप्शन सी है देवी प्लस अर्पित और ऑप्शन डी है दिव्य प्लस अर्पित। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा देवी प्लस अर्पित। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पूछेगा इसमें से कौन सी इसमें कौन संधि है? तो इसमें यण क्या है? स्वर संधि है। चलिए अगला है, अगला निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? ठीक है, विसर्ग संधि नहीं है वो बताना है किसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए है निर्गम, ऑप्शन बी है दुर्गुण, ऑप्शन सी है विच्छेद और ऑप्शन डी है दुर्दशा। ठीक है, तो किसमें विसर्ग संधि नहीं है इसमें? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच्छेद में क्या है? विसर्ग संधि नहीं है। विच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा वी प्लस छेद होगा। तो ये कौन सी संधि हो गई? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी है ये? व्यंजन संधि है और बाकी सब क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो निर्गुण निर्गम का क्या होगा? तो ये होगा नि प्लस गम। ठीक है, नि प्लस गम। दुर्गुण का क्या होगा? दुर्गुण का होगा दुह प्लस गुण और दुर्दशा का होगा दुह प्लस दशा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित शब्द में से देशज की पहचान कीजिए। ठीक है, देशज शब्द बताना है कि इसमें से देशज शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए तेंदुआ, ऑप्शन बी है डाकघर, ऑप्शन सी है लायक और ऑप्शन डी है ताजा। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है वो बताना है। तो कौन सा है ऑप्शन? तो तेंदुआ क्या है? ये देशज शब्द है। ठीक है,
तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है। ठीक है। डाकघर कैसा डाकघर किस प्रकार का शब्द है, तो ये संकर शब्द है, संकर शब्द है। लायक, लायक क्या है, लायक ये अरबी शब्द है। और ताजा, ताजा क्या है, ये फारसी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है चम्मच किस भाषा का शब्द है, चम्मच किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है तुर्की। तो चम्मच किस भाषा का चम्मच किस भाषा का शब्द है, तो चम्मच है ये तुर्की भाषा का है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विधवा में कौन सा समास है, विधवा में कौन सा समास है बताना है। तो ऑप्शन ए कर्मधार है, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि और ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो विधवा में कौन सा समास होगा, तो विधवा में होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। अगला है अयोग्य में कौन सा समास है, अयोग्य में कौन सा समास है वो बताना है। तो ऑप्शन है अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन बी है उपपद तत्पुरुष, ऑप्शन सी है प्रादि तत्पुरुष, नज तत्पुरुष, ऑप्शन डी है नज तत्पुरुष। तो अयोग्य में कौन सा समास होगा, तो अयोग्य में होगा हमारा नज तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नज तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो ये इसके पूर्व पद क्या होते हैं, नकारात्मक सूचक होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष नज तत्पुरुष में पूर्व पद क्या होता है, नकार सूचक, नकार सूचक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक आध दो और उदाहरण लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा अनपढ़, अनपढ़ भी क्या है, नज तत्पुरुष है। फिर उसके बाद नास्तिक, नास्तिक भी क्या है, नज तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक को बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र, ऑप्शन सी है नरेंद्र शर्मा और ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अधिकारियों द्वारा वैयक्तिक स्तर पर लिखे पत्र को क्या कहते हैं, अधिकारियों द्वारा वैयक्तिक स्तर पर लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए शासकीय पत्र, ऑप्शन बी है अर्ध शासकीय पत्र, ऑप्शन सी है परिपत्र और ऑप्शन डी है अनुस्मारक पत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखे गए पत्र को हम क्या बोलते हैं, अर्धशासकीय पत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है सरकार किसी निर्णय का प्रचार विस्तार रूप से करने के लिए किसका प्रयोग करती है। ठीक है, सरकार किसी निर्णय का प्रचार प्रसार प्रचार विस्तार रूप से करने के लिए किसका प्रयोग करती है वो बताना है। तो ऑप्शन ए प्रेस नोट, ऑप्शन बी अधिसूचना, ऑप्शन सी है परिपत्र और ऑप्शन डी है टिप्पणी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी चीज का परिचय प्रचार प्रसार करना होता है या उसका विस्तार करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहाँ किसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम प्रेस नोट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, किसी प्रेस नोट में उसको प्रकाशित किया जाता है। अगला है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में कौन सा रस है। ठीक है, उस काल के मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा रस होगा। तो ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी है भयानक रस। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस होगा। ठीक है, रौद्र रस होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये होता है क्रोध। ठीक है, क्या होता है, तो क्रोध होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुनाहों का देवता किस विधि की रचना है, कुछ किस विधा की रचना है। तो गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, गुनाहों का देवता। ठीक है, ये किसने लिखा था, तो गुनाहों का देवता ये धर्मवीर धर्मवीर भारती जी ने लिखा था। ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने लिखा था और ये क्या है, ये एक उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन अयस का अर्थ नहीं है। अयस का अर्थ नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए होठ, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है धातु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अयस का माने क्या होता है। अयस माने क्या होता है। तो ये होता है इसका अनेकार्थी शब्द। और क्या कौन कौन सा होता है। तो इसका अनेकार्थी होगा लोहा, सोना और धातु भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब तीनों इसके क्या है, अर्थ है। और होठ क्या है, ये अयस का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है उच्चारण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उच्चारण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है उत, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है उन और ऑप्शन ए है उद। तो उच्चारण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उच्चारण में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है रसिया में प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, रसिया में हमको प्रत्यय अलग करना है कि इसमें प्रत्यय क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है या, ऑप्शन बी है सिया, ऑप्शन सी है इया और ऑप्शन डी है आ। तो रसिया में प्रत्यय क्या होगा। तो रसिया में प्रत्यय होगा इया प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। ठीक है, पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है टकसाल, ऑप्शन बी है आपदा, ऑप्शन सी है ढोलक और ऑप्शन डी है तबला। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो तबला क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्या है, तबला पुल्लिंग शब्द है और बाकी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी सब क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वह मुझसे बड़ा है को निषेधवाचक वाक्य में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, वह मुझसे बड़ा है को निषेधवाचक वाक्य में रूपांतरित करना है। तो ऑप्शन है वह मुझसे बड़ा नहीं है, ऑप्शन बी है मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, ऑप्शन सी है मैं उससे जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ और ऑप्शन डी है मैं उससे छोटा हूँ। तो इसको निषेधवाचक वाक्य में पूरा रूपांतरित करना है। वह मुझसे बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, मैं उससे बड़ा नहीं हूँ, ये क्या है, ये वह मुझसे बड़ा है का निषेधवाचक वाक्य में रूपांतर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा। तो ऑप्शन है प्रत्यागत, ऑप्शन बी है आगत, ऑप्शन बी है द्रुतगामी और ऑप्शन डी है आद्योपांत। तो लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये होगा प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालु से, ऑप्शन सी है ओठ से और ऑप्शन डी है कंठ से। तो प वर्ग का उच्चारण हम करेंगे तो हमारा उच्चारण किससे होगा। तो अगर हम प बोलेंगे प फ ब ब, तो ये किससे होगा। तो ये ओष्ठ से होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। ठीक है, भाववाच्य हमको बताना है कि इसमें भाववाच्य कौन है। तो ऑप्शन ए राधा कपड़ा सीती है, ऑप्शन बी है कपड़ा सिया जाता है, ऑप्शन सी है यहाँ बैठा नहीं जाता है और ऑप्शन डी है मैंने मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें भाववाच्य कौन सा होगा। तो इसमें भाववाच्य होगा यहाँ बैठा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ बैठा नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है। अगला देखते हैं हम। अगला है संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब जनरल नॉलेज सॉल्व करते हैं। तो बैंकिंग लेन देन में प्रयुक्त शब्द ECS का क्या अर्थ है। ठीक है, बैंकिंग लेन देन में प्रयुक्त शब्द ECS का अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन बी है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक क्रेडिट सर्विस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और सॉरी सर्विस। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है वाईफाई तकनीक से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, वाईफाई तकनीक से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त
तरंगों की आवृत्ति बताना है कि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 2.9 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है बी व सी दोनों, और ऑप्शन डी यहाँ पे बी व सी नहीं होगा, गलत है, इसको करेक्ट करते हैं। बी व ए व बी होगा, कौन सा होगा? ये डी वाला ऑप्शन है और ये सी है, बी और सी। सी क्या है? 5 गीगाहर्ट्ज। तो वाईफाई तकनीक से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है क्या कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज से कितनी होती है? तो ये होती है 5 गीगाहर्ट्ज तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, और ये सी है, तो ये बी और सी दोनों होगा, यानी 2.4 से 2.5। ठीक है। अगला है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, और ऑप्शन सी है कार्बोरेटर, और ऑप्शन डी है इन्वर्टर। तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाले को एक्यूमुलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एनीमोमीटर किसे कहते हैं? तो वायु की शक्ति और गति मापने के वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? ये एनीमोमीटर कहते हैं। वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर कहलाता है। ठीक है। कार्बोरेटर क्या होता है? तो ये होता है कि अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। ठीक है, ये क्या है? कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त क्या है? एक उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए है अश्वलायन गृह सूत्र में, ऑप्शन बी है मनुस्मृति में, ऑप्शन सी है मत्स्य पुराण में, और ऑप्शन डी है विष्णु पुराण में। तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये होगा ये अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है केवलिन, ऑप्शन सी है नृगरथ, और ऑप्शन डी है निगंठ नाथपुत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? निगंठ नाथपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से कौन चोल समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, बताना है कि चोल समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए है कि वर्ण व्यवस्था का पाया जाना, ऑप्शन बी है दास प्रथा का प्रचलन न होना, ऑप्शन सी है क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का न होना, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का ना होना। ये क्या है? चोल समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्लास्टिक को जलाने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? प्लास्टिक को जलाने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है डाई ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फास्फीन, और ऑप्शन डी है फास्जीन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्लास्टिक को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो ये है डाई ऑक्सीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है महाराजगंज, और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो वो है बरेली में। क्या है? बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। पूछे कि सबसे अधिक अधिक गर्मी अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है आगरा व झांसी में। आगरा व झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है।
अगला है, भारत में आधुनिक सीमेंट बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में आधुनिक सीमेंट का कारखाना सीमेंट बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है बंगलोर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में सर्वप्रथम क्या है, आधुनिक सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। अगला है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी वृद्धि हुई है बताना है। तो ऑप्शन ए 139 व्यक्ति, ऑप्शन बी 120 व्यक्ति, ऑप्शन सी 141 व्यक्ति और ऑप्शन डी 132 व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कितने की वृद्धि हुई है? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखें कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जनघनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 है। ठीक है, कितना है? तो ये 829 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वस्तु में वर्ष 2050 सॉरी, अगला है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वस्तु में वर्ष 1950 1951 में अब तक प्रति वर्ष पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है दूध में, ऑप्शन बी है अंडे में, ऑप्शन सी है मछली में और ऑप्शन डी है सभी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है सभी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना किसके आधार वर्ष मानकर की जाती है? ठीक है, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना किसके आधार पर मानी किसके आधार वर्ष मानकर की जाती है? तो ऑप्शन है 2015-16, ऑप्शन बी है 2004 2005, ऑप्शन सी है 2007 2008 और 2000 और ऑप्शन डी है 2011 से 2012। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 2011-12 क्या है, आधार वर्ष मानकर उसकी गणना की जाती है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1948 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1949 को और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1951 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहली बार पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती 15 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ऑप्शन ए विश्वम्बर दयाल, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ गोयल, ऑप्शन सी है सुरेंद्र यादव और ऑप्शन डी है एन के मेहरोत्रा। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे विश्वम्भर दयाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश एकमात्र खुले विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हमको बताना है कि कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2006। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 1999 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जरी, ऑप्शन बी है जरदोजी, ऑप्शन सी है चिकनकारी और ऑप्शन डी है गोटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सफेद धागे का प्रयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है? ठीक है, बताना है कि दल बदल कानून से कौन सा संशोधन अधिनियम संबंधित है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 44 और 44वां संशोधन, ऑप्शन
बी है 52वां, ऑप्शन सी है 67वां और ऑप्शन डी है 97वां। तो दल बदल किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1985 में। ठीक है, तो दल बदल किस अनुसूची में है? तो दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 251, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी धातु है जो थोड़ी देर वायु में रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है तांबा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 43 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 है और ऑप्शन डी अनुच्छेद 38। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 43 ए सही होगा। अगला है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 39 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीकों का निर्धारण करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3 तरीकों, ऑप्शन बी 4 तरीकों, ऑप्शन सी है 5 तरीकों और ऑप्शन डी है 7 तरीकों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कितने तरीकों से? तो 5 तरीकों से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन इसमें से क्या है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह क्या है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है यूरेनियम की खोज किसने की थी? यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है क्लैप्रोथ, ऑप्शन बी है क्यूरी दंपत्ति, ऑप्शन सी है हेनरी बेक्वेरेल और ऑप्शन डी है वर्जिलियस। तो यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए क्लैप्रोथ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो ऑप्शन ए 1959 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1970 में और ऑप्शन डी 1974 में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए है संभल, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है पीलीभीत और ऑप्शन डी है बिजनौर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, संभल क्या है? संभल जिले की सीमा क्या है? उत्तराखंड से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है काकोरी कार्रवाई में शामिल रोशन सिंह को प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? ठीक है, काकोरी कार्रवाई में शामिल रोशन सिंह को प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है गोंडा, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काकोरी कार्रवाई में शामिल, ठीक है, काकोरी कार्रवाई में शामिल रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रयागराज के कहाँ पे? तो नैनी में। अगला है गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? गेदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है सहारनपुर, शाहजहांपुर, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है बांदा। तो कहाँ पे है?
तो ये है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सागरीय सागरीय तलीय भाग में किसी निम्न भूमि में डूब जाने से किस प्रकार का तट निर्मित होता है। ठीक है, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से किस प्रकार का तट निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए है रीपा तट, ऑप्शन बी है हैफा तट, ऑप्शन सी है डालमेशियन तट और ऑप्शन डी है फियोर्ड तट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हैफा तट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एकरा नामक जनजाति पाई जाती है। एकरा नामक जनजाति पाई जाती है तो ऑप्शन ए अमेज़न के जंगलों में, ऑप्शन बी है साइबेरिया क्षेत्र में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में और ऑप्शन डी है घाना के पठारीय क्षेत्र में। तो एकरा जनजाति क्या है, कहाँ पाई जाती है? तो ये है अमेज़न के जंगलों में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए बहती है। तो ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी है एल्ब नदी, ऑप्शन सी है ओडर नदी और ऑप्शन डी है विस्तुला नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाते हुए बहने वाली नदी कौन सी है? तो ओडर नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है बुचनान दर्रा कहाँ अवस्थित है। बुचनान दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मेक्सिको और ऑप्शन डी है यूएसए। तो कहाँ ये है? तो बुचनान दर्रा ये है यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एशिया की दूसरे सबसे बड़ी मलिन बस्ती स्लम एरिया धारावी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ पे है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी। भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी है श्याम जी कृष्ण वर्मा और ऑप्शन सी है लाला हरदयाल और ऑप्शन डी है विनायक सावरकर। तो भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कुकी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। कुकी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है पंजाब। तो कुकी विद्रोह, ठीक है, कुकी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में हुआ था। अगला है झोंका रोग किस फसल से संबंधित है। झोंका रोग किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है धान। तो झोंका रोग किस में लगता है? तो ये धान में लगने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने किस भारतीय समूह कंपनी के साथ मिलकर देश के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी अडानी समूह, ऑप्शन सी है वेदांत समूह और ऑप्शन सी है HCL। तो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने किस भारतीय समूह कंपनी के साथ मिलकर देश में पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा वेदांता समूह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर अपने प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र को बसाने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला है फरवरी 2023 में बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एंडीज नामक मच्छर से फैलता है? तो पहला है जापानी इंसेफेलाइटिस, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है जीका वायरस, चौथा है डेंगू और पांचवा है चिकनगुनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो एंडीज नामक मच्छर से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? तो ये है कौन सा? तो ये जीका वायरस। कौन सा है? तो ये है डेंगू और फिर उसके बाद चिकनगुनिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं हम। अगला है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन ए 13 में, ऑप्शन बी 14 में, ऑप्शन सी 15 में और ऑप्शन डी है 16 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी 14 में। अगला देखते हैं हम। अगला है हाल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए देश का पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल ऑल थिंग ईवी किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए एक्को, ऑप्शन बी है बजाज एयरलाइंस और ऑप्शन डी है इफको टोक्यो और ऑप्शन डी है HDFC। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी HDFC। अगला देखते हैं हम। अगला है भारत के पहले वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय का क्या नाम है। ठीक है, भारत के पहले वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है इंटर स्पेस, ऑप्शन बी है इन स्पेस, ऑप्शन सी है स्पार्क और ऑप्शन डी है जिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा भारत के पहले वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय का क्या नाम है। तो वो है स्पार्क, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कुल सब्जी के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, कुल सब्जी के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है। तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा कुल सब्जी के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरोपियन यूरो नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि किस देश की मुद्रा यूरोपियन यूरो नहीं है। तो ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जॉर्जिया और ऑप्शन डी है फिनलैंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया की मुद्रा क्या है, यूरोपियन यूरो नहीं है, ये इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा है जॉर्जियन लारी। अगला देखते हैं हम। अगला है 26 अक्टूबर 2022 को जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वर्ष 2022 में जारी 22 को जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है 55वां, ऑप्शन बी है 70वां, ऑप्शन बी सी है 77वां और ऑप्शन डी है 85वां। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 77वां क्या है स्थान मिला है। अगला है HDI का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। HDI का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है अनंत। तो HDI का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मृदा समूह क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं। तो ये है 8, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नवीनतम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2021 में किस एयरपोर्ट पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2021 में किस एयरपोर्ट पर सर्वाधिक विदेशी यात्री पहुंचे। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हरिदासपुर और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। ठीक है, अगला है। अगला निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए भोलानाथ सिंह को, ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम गुप्ता, ऑप्शन सी है राकेश सन्याल और ऑप्शन डी है दिलीप तिर्की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दिलीप तिर्की को क्या है कि हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।